ऑप्टिमिस्टिक जीत क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पार्लियामेंट पार्ट 1 आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमने राज्यसभा के इलेक्शंस को लास्ट में हमने देखा था कि राज्यसभा के इलेक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पूरा समझाया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद द एग्जाम्पल मैंने दिखाया था कि कैसे 4 कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़े हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से उनका जो वोट है वो ट्रांसफ़र होता है और किस तरीके से कोटा की बात की थी और वहाँ से डिसीजन कैसे आता है, कैसे इलेक्ट होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट हमने बात ये ख़त्म की थी कि जो वहाँ पे बैलेट होता है, जब राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए जो वोटिंग होती है, तो वहाँ पे जो बैलेट होता है, वहाँ पे एक लिमिटेड ओपननेस होती है, यानी कि वो पूरी तरीके से गुप्त मतदान भी नहीं होता है, ठीक है, और पूरी तरीके से वो खुला मतदान भी नहीं होता है। यानी कि ना तो वो सीक्रेट बैलेट होता है और ना तो वो ओपन बैलेट होता है, वो लिमिटेड ओपननेस के साथ में वो एक बैलेट होता है, ठीक है। यह हमने यहाँ पे बात ख़त्म की थी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये हमने पूरी समझ ली। हमने उसके बैलेट को जाना, राज्यसभा के कैसे वोटिंग हुई हमने वो जाना। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम राज्यसभा के इलेक्शंस का हमने बात कर लिया कि किस प्रकार से राज्यों से और यूटी से सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है। अब हम जो नॉमिनेट होते हैं, जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, जो नॉमिनेशन होता है वो 4 फील्ड से होता है। पहली चीज़ तो देखिए, 12 मेंबर जो हैं ये नॉमिनेट होंगे राज्यसभा में। 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है। और अच्छा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा तो ऐसा नहीं कि उठा के किसी को भी नॉमिनेट कर दिया, उसके भी क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया होता है 4 फील्ड, ठीक है। वो 4 फील्ड हमने कल भी आपको बताई थी, उसमें से आर्ट था, साइंस था, सोशल सर्विस था, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें आप देखेंगे आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस और लिटरेचर। जो मनोनीत होते हैं 12 सदस्य राज्यसभा में, जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं वो हैं हमारे राष्ट्रपति। और किन 4 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं इसको एकदम शब्दशः याद कर लीजिएगा। कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान और साहित्य। कला, सामाजिक सेवा, विज्ञान और साहित्य, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन या मनोनयन करते हैं, ठीक है, मनोनीत होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब चूँकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो हम इसी से हमने आपको बताया था कि हम बीच में इसका जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका कंपैरिजन यानी कि तुलना हम अमेरिका के संविधान से भी करते रहेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका का संविधान है, वहाँ पे जो अमेरिका में राज्यसभा होती है उसको हम बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। सीनेट जो है ये अमेरिका की राज्यसभा का नाम है। हमारी राज्यसभा में क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है हर स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग उसको सीट्स अलॉट होती हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की राज्यसभा यानी कि सीनेट में हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं। हर स्टेट से जो स्टेट हैं, ठीक है, तो ईच स्टेट हैज़ 2 मेंबर्स। मतलब कि अमेरिका की राज्यसभा में यानी कि अमेरिका में सीनेट में हर स्टेट से 2 मेंबर आएंगे। मतलब जैसे यूपी की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ है, ठीक है, वहीं पे कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 4 करोड़ है, तो इन दोनों जगह से जो सीटें होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक। यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूपी को ज़्यादा सीट मिलेगी, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसको कम सीट मिलेगी। ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन 2 करोड़ हो, चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन 40 करोड़ हो, बट इन दोनों स्टेट को जो
अलॉटमेंट सीट का होगा, जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो उनके लिए समान रूप से किया गया है, इक्वली डिवाइड है कि हर स्टेट के 2 मेंबर होंगे, ठीक है। वहाँ की राज्यसभा यानी कि सीनेट में 2 मेंबर होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो ये भी ध्यान दें कि सीनेट में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि जो अमेरिका की राज्यसभा है वहाँ पे राष्ट्रपति किसी को भी मनोनीत नहीं करता, सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर, ठीक है। किन्हीं का किसी भी स्टेट किसी भी जो राज्यसभा है वहाँ पे किसी भी स्टेट से या किसी भी एरिया से किसी को भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में 12 लोगों को नॉमिनेट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो जब हम कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करते हैं तो हमें लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी दी गई है। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। तो जो हमारी लोकसभा है उसमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 552, मतलब 552 सीटें हमारे यहाँ हो सकती हैं, ठीक। जिसमें से जो इनको डिवाइड किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि 530, 20 और 2, 530 मिली हैं स्टेट्स को यानी कि राज्य को, 20 मिली हैं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को, और 2 जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगे यानी कि मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे यानी कि मनोनीत होंगे, जो कि होंगे एंग्लो इंडियन। तो ये अधिकतम सीटों की बात की गई है, जिसमें कहा गया कि 530 सीटें यानी कि 530 सीट्स जो है वो स्टेट को प्रोवाइड होंगी, 20 सीट्स यूटीज़ को और 2 सीट्स नॉमिनेटेड होंगी, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। किनको करेगा, एंग्लो इंडियन को करेगा, वो भी तब अगर उसको लगे कि एक जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि जो प्रतिनिधित्व एक मूल रूप से होना चाहिए एंग्लो इंडियन का, अगर वो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा यानी कि नॉमिनेट करेगा। अब इस चीज़ को अभी मैं आगे बताऊंगा, बट ये जान लीजिए कि ये सिस्टम अब बंद हो चुका है। अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ये 2020 में हटा दिया गया है। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि लोकसभा में 552 अधिकतम सीटें हो सकती हैं, 552 मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं, जिसमें से 530 स्टेट्स को, 20 यूटी को और 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस को, जो कि अब एबॉलिश हो चुका है। अब ये प्रावधान अब निरस्त किया जा चुका है। अगर ये अधिकतम है तो अगर हम कभी भी हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, मतलब इसका ये होता है कि इस समय इससे कम है, इतना हो सकता है, ठीक है। तो अभी कितनी है, तो अभी हम देखेंगे तो अभी हमारे पास है 543 सीट्स। कितनी हैं, 543 सीट्स है हमारी लोकसभा में। हमारी लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं, जिसमें 524 जो हैं वो मिली हैं स्टेट्स को और 19 जो है वो मिली हैं यूटीज़ को। 524 और 19 जो है वो यूटीज़ को मिली हैं। 524 सीटें राज्यों के पास में हैं और 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के पास में है। ये चीज़ क्लियर है आपको। छोटा सा एक फैक्ट है, बहुत ऐसा कुछ इसमें समझने वाला है नहीं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं इसके इलेक्शंस की या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसमें स्टेट को जो हमने दिखाया कि 524 सीट्स जो हैं वो स्टेट को मिली हैं, स्टेट्स को यानी कि राज्यों को मिली हैं। उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा इन सीटों पे इलेक्शन होता है, राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। और वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ये क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, यानी कि प्रत्यक्ष इनका जो है निर्वाचन होगा, डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा।
जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा मैंने आपको बताया कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहाँ के जो निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। हम तो आम जनता वहाँ जाके वोट नहीं करती राज्यसभा के सांसदों के लिए। तो वो क्या था, वो अप्रत्यक्ष मतदान था, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। यहाँ पे जो आम जनता है, हम जाके अपने क्षेत्र के किसी जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे हमारी लोकसभा क्षेत्र से, हम उनको जाके वोट करते हैं। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है लोकसभा मेंबरशिप के लिए, हम उसको जाके वोट करते हैं डायरेक्टली, और वो अगर वो जीत जाता है तो वो सीधे लोकसभा में पहुंच जाता है। यानी जिसको हमने वोट किया वो लोकसभा का मेंबर बना। ये क्या है, हम सीधे सीधे इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम सीधे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यानी लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। अब एडल्ट फ्रेंचाइज वैसे मतलब आपको पता होगा कि जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र पास कर चुका हो, 18 साल की उम्र जो है उसकी, वो अगर पूरी हो चुकी है तो वो वोट कर सकता है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं कि जैसे अगर किसी प्रोविज़न के थ्रू किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अगर किसी संवैधानिक प्रावधान के द्वारा किसी व्यक्ति को इस वयस्क मताधिकार के या डायरेक्ट इलेक्शन जो है, जो हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है, उसमें शामिल होने से किसी को रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रावधान की उसमें रोका जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा लॉ बनता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जिसमें किसी स्पेशल को हटाया जाए, मतलब एक लॉ के द्वारा ही किसी को हटाया जा सकता है, एक संवैधानिक तरीके से ही किसी को हटाया जा सकता है, उसमें कोई और किसी को हम किसी तरीके से रोक नहीं सकते। पहले आपको जब पता हो कि जब हम वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं तो जब पहले हमारे यहाँ इलेक्शंस होते थे, यानी कि जो हमारी लोकसभा में जो इलेक्शंस हुए हैं शुरुआती दौर से, जो संविधान से हमें दिया गया, उसमें मिनिमम एज यानी कि वोट करने के लिए आपको 21 साल का होना ज़रूरी था। मतलब कि अगर आपको वोट देना है तो आप वोट कब दे सकते हैं, जब आप 21 ईयर्स के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही आप वोट कर सकते हैं। लेकिन जो 61st अमेंडमेंट था जो 1988 में हुआ, 61st अमेंडमेंट 1988, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वोट करने की, जो मतदान करने की आयु सीमा न्यूनतम निर्धारित थी 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू क्या किया गया कि जो वोटिंग की एज थी 21, उसको घटा के उसको कम करके कर दिया गया 18। कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स। ये कुछ छोटे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं उन 19 सीट्स की जो प्रेजेंट टाइम में यूटीज़ को दी गई हैं। कितनी सीट्स दी गई हैं, 19 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई हैं। तो जब हम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बात करते हैं तो एक एक्ट है द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। द यूनियन टेरिटरीज, ये चीज़ें देख लीजिएगा, बहुत कम ही जगह नोट्स वगैरह में आपको मिलेंगी। हाँ, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965। ये एक्ट का नाम याद रख लीजिएगा, द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965। केंद्र शासित प्रदेश ब्रैकेट हाउस ऑफ द पीपल का प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965। हाउस ऑफ द पीपल हम लोगों ने पहली वीडियो में पहले पार्ट में पार्लियामेंट के पढ़ा। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। ये एक्ट आया था 1965 में, ये अधिनियम आया था 1965 में, जिसमें बताया गया कि जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो यूनियन टेरिटरी से डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए जाएंगे। मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेशों से भी जो आपके मेंबर आएंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा
और उनसे जो आपके जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से आपके लोकसभा के मेंबर आएंगे। ये किस एक्ट में दिया गया? ये दिया गया आपके द यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 में ये चीज़ प्रावधान इसका दिया गया। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की। जो दो आपके नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत होते हैं, दो आपके जो मनोनीत होते हैं यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं? दो हैं। तो कहा गया कि अगर भाई प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, उसका वो अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है लोकसभा में, ठीक है, अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, तो प्रेसिडेंट जो है वो दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है, दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, यदि उसको ऐसा लगे कि जो आंग्ल भारतीय हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगर आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति को लोकसभा में अपर्याप्त लगता है तो वो दो लोगों को मनोनीत करके लोकसभा का सदस्य बना सकता है। ये जो प्रावधान था ये हमारे मूल संविधान में, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 1960 तक के लिए ही दिया गया था। कि मतलब जब 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया तो उसमें प्रावधान था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ऐसा वो कब तक कर सकता है? 1960 तक कर सकता है। ठीक है, if president think that the Anglo Indians are not adequately represented in Lok Sabha, then he can nominate 2 members, but it was the provision till 1960, केवल 1960 तक ही ये प्रोविज़न एक्टिव रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन इसको धीरे धीरे करके अमेंडमेंट एक्ट लाए गए और इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया और लास्ट इसको बढ़ाया गया था 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू। 95वां जो आपका संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 आखिरी संशोधन इसके संबंध में किया गया, इससे रिलेटेड किया गया और कहा गया कि 2020 तक ये दो नॉमिनेटेड मेंबर, जो आपके दो मनोनीत सदस्य हैं, वो रहेंगे। ठीक है, ये प्रावधान जो दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान था वो 2020 तक रहेगा। इससे संबंधित आखिरी जो हमारा संशोधन था वो 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 था। ठीक, तो 2009 में अमेंडमेंट हुआ और कहा गया कि ये जो प्रावधान 1960 तक के लिए था, 1960 तक के लिए ये जो ये प्रोविज़न था दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का, उसको बढ़ा के 2020 तक किया गया और फिर फाइनली 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जो 1960 तक के लिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था वो कब तक चला? 2020 तक चला और 2020 में इसको एंड कर दिया गया। यानी अब ये अबॉलिश हो चुका है और अब कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट प्रेसिडेंट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा। हम देखेंगे लोकसभा में इलेक्शन। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हम अब बात करने जा रहे हैं इलेक्शन किसका? इलेक्शन लोकसभा का, जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, उसके हम इलेक्शन की अब बात करेंगे। जब हम उसके इलेक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं पहली चीज़ तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि क्षेत्रीय लोकसभा क्षेत्र, मतलब जो लोकसभा की क्षेत्र बनाया जाता है ना, तो उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। तो इसमें हमें दो रेशियो समझने हैं। अभी आप थोड़ा सोच रहे होंगे कौन सा रेशियो, बट हम समझ लेते हैं उन रेशियो को। तो हमें दो रेशियो समझने हैं। पहला तो एक रेशियो ये है, रेशियो बिटवीन, दो रेशियो की हम बात करेंगे। ये पहला रेशियो है, पहले इसको ध्यान से समझिए। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड इट्स पॉपुलेशन, नंबर ऑफ सीट्स
and its population, number of seats and its population, same for all state. Same for all state, but exception is state which have less than 6 million population. 6 million population. इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि जो किसी भी राज्य को जो सीट्स दी गई हैं और जो उसके पॉपुलेशन है, यानी जो उसकी जनसंख्या है, किसी भी राज्य को जो सीट दी गई हैं और जो उसकी जनसंख्या है वो क्या होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो सभी स्टेट के लिए इक्वल होगा। मतलब जो अनुपात होगा, किसका अनुपात? अनुपात होगा किसी राज्य को दी गई सीट्स का, किसी राज्य को दी गई सीटों का अनुपात लोकसभा में, और उसकी जनसंख्या का अनुपात, ये सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। इनका अपवाद ये होगा कि जिन स्टेट में यानी जिन राज्यों में जनसंख्या 6 मिलियन से कम है, यानी कि 60 लाख से कम है, वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। उसके अलावा सभी राज्यों में ये नियम लागू होगा कि किसी भी स्टेट को जो लोकसभा में सीट्स प्रोवाइड की गई हैं वो और उस स्टेट की पॉपुलेशन, इसका जो रेशियो होगा, इसका जो अनुपात होगा वो हर स्टेट के लिए बराबर होगा। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। एक स्टेट है आपका, एक आपका स्टेट है ए और एक आपका स्टेट है बी। इसकी सीट्स हैं 100 और इसकी पॉपुलेशन है 10,000। ठीक है, ये इससे वो अभी वो करोड़ और लाख वाली बात नहीं करेंगे, हमको सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, और एक ये स्टेट है जिसकी जनसंख्या है 20,000, जिसकी जनसंख्या है 20,000। एक स्टेट है जिसमें 10,000 पॉपुलेशन है, एक स्टेट में 20,000 पॉपुलेशन है। अगर 10,000 वाले पॉपुलेशन के स्टेट को 100 सीट्स अलॉट की गई हैं तो जो ये रेशियो यहाँ बन रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो आपका यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब ये बताइए, जब 10,000 पॉपुलेशन पे 100 सीट्स हैं तो जब इसको 2 टाइम्स किया, यानी यहाँ पे 10,000 थी और दुगनी पॉपुलेशन है, दुगनी जनसंख्या 20,000, तो यहाँ पे सीट्स कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे सीट्स 200 होनी चाहिए। यही कहता है हमारा पहला जो ये अनुपात है। इस लोकसभा के चुनाव में जो हम अनुपात की बात कर रहे हैं कि दो अनुपातों की हम बात करेंगे, दो रेशियो की बात करेंगे, तो ये पहला रेशियो है कि किसी स्टेट की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में और उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो होगा वो हर स्टेट के लिए इक्वल होगा, एक्सेप्ट उन राज्यों को छोड़ के जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है। यानी जिन स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है उनमें ये रेशियो के लिए हम बात नहीं करेंगे, ये उनसे ऊपर की पॉपुलेशन वाले राज्यों के लिए हम बात करेंगे। ये हो गया पहला रेशियो। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा रेशियो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा रेशियो। दूसरा रेशियो क्या कहता है? स्टेट डिवाइडेड इनटू territorial constituencies in such a manner that the ratio between population of each constituency and number of seats allotted to it, will be remain same for
सेम थ्रू आउट द स्टेट। समझ लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लिखा मैंने, शायद आप लोग इतने में बोर हो गए होंगे, शायद स्किप भी करने की कोशिश की होगी, बट कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। तो पहले में तो हमने बताया कि जो राज्य है, राज्य को जो सीट्स अलॉट की गई हैं, उस राज्य की मतलब किसी स्टेट को जो सीट्स अलॉट की गई लोकसभा में और उसकी जो पॉपुलेशन है, उन सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो सेम होना चाहिए सभी स्टेट्स में, उन स्टेट्स को छोड़ के जिनकी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, यानी 6 मिलियन से कम है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो हमें रेशियो ध्यान रखना है, जो हमें दूसरा अनुपात ध्यान रखना होता है सीटों के आवंटन को लेके, मतलब कि जो सीट्स अलॉट की जाती है उनको लेके, तो क्या है कि स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन, मतलब जो राज्य है उसको लोकसभा जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरीके से डिवाइड किया जाए, इस तरीके से बांटा जाए कि जो अनुपात है किसके बीच में, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो, और नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट, यानी उस निर्वाचन क्षेत्र को दी गई जो सीट्स हैं, जो संख्या है, उनका अनुपात जो आपका है वो हमेशा समान होना चाहिए पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में। क्या कह रहा है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि, चलिए मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ, इसको एक बार देख लीजिएगा फिर से, कि स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट द स्टेट। एक बार हिंदी में समझा देता हूँ, फिर इसको उदाहरण भी दूंगा, मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझा दूंगा, बहुत जल्दी से देख लेते हैं, टाइम नहीं लॉस करते हैं। कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी कि जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से बांटते हैं कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब कि पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन हो और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितनी सीट अलॉट की जाए उनका रेशियो जो हो वो पूरे स्टेट में सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोई एक स्टेट है ए, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट की बात नहीं हो रही, पहले वाले अनुपात में अलग अलग स्टेट की बात हो रही थी, यहाँ पे एक स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हर राज्य के, जो किसी भी राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात हो रही है। जैसे कोई एक राज्य है ए और इसमें आपके जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो हैं 50, ठीक है, किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 50, या हम कहते हैं 50 जिले हैं। तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक जिले की, यानी कि जो हर डिस्ट्रिक्ट की या हर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक अपनी पॉपुलेशन होगी। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ए स्टेट है जिसमें 50 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ठीक। अब इनमें से एक है स्मॉल ए, एक है स्मॉल बी, एक है स्मॉल सी, एक है स्मॉल डी, ऐसे करते करते एंड सो ऑन 50 होंगी। अगर ए जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, ए कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन 10 लाख है, बी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन 20 लाख है, सी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन 30 लाख है, और ऐसे ही एक डी डिस्ट्रिक्ट या हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोले जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख है। तो अब ये कह रहा है कि इनमें पॉपुलेशन और उसकी सीट का जो रेशियो है वो सब इक्वल होना चाहिए, जो उसके जनसंख्या और इसको दी गई जो सीट होगी उसका जो अनुपात होगा वो सभी के लिए समान होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट ए है जिसकी जनसंख्या 10,000 है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख है, सॉरी फॉर दैट, तो अगर उसको एक सीट मिल रही, कितनी सीट मिल रही है, एक सीट मिल रही, तो यहाँ रेशियो अगर हम निकालें तो इसका अनुपात निकालें तो इसका अनुपात क्या आएगा, 10 लाख। क्या आएगा अनुपात, 10 लाख। तो जब अनुपात 10 लाख है तो इन सब में भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 लाख का ये 2 गुना है, तो यहाँ सीट कितनी होनी चाहिए इसी अनुपात के लिए, यहाँ सीट होनी चाहिए 2। यहाँ पे अगर हमको अनुपात यही रखना है, यानी कि जो हमें बराबर रखना है 10 लाख का अनुपात या रेशियो जो हमें 10 लाख का लेके चलना है, तो इसमें सीट होनी चाहिए 3 और इसमें सीट्स होनी चाहिए
4। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं हम कि जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है और जो सीट उसको अलॉट की गई उसका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। हालांकि हम जब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो वो तो ऑलरेडी एक ही होती है, ऐसा नहीं है कि हम दो कॉन्स्टिट्यूंसी को बोलें कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा नहीं है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, ठीक है, वहीं एक बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन 12 लाख है, उसके बगल वाले की पॉपुलेशन 8 लाख है। तो रेशियो हमारा अगर 10 लाख का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो ये 12 लाख वाला कॉन्स्टिट्यूंसी थे ना जिसमें ज़्यादा है 2 लाख और उधर 2 लाख कम है, तो इसको जब हम जिला हम नहीं इसका बदलेंगे, हम इसका डिस्ट्रिक्ट नहीं बदलेंगे, लेकिन हम इसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हम उसको डिलिमिट करेंगे। कैसे डिलिमिट करेंगे कि जो उसके एक हिस्से को हम अलग कर देंगे जिसमें 2 लाख पॉपुलेशन थी, वो उसको हम जिसमें 8 लाख पॉपुलेशन है उसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। इधर के 2 लाख वाला जो एरिया है, जैसे हम इसको हम बताते हैं कैसे, एक ये जिला है या कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है और इसको एक सीट अलॉट की गई है, एक सीट इसको भी अलॉट की गई है और एक सीट इसको भी अलॉट की गई है। आज सीट अलॉट की गई है, आज से 20 साल बाद क्या हुआ, हमको रेशियो तो हमेशा सेम रखना है, अनुपात हमको हमेशा बराबर रखना है कि एक प्रदेश में, एक स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन और दी उसकी सीट, उसका वो रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो अब इसका 10 लाख है, कुछ साल बाद इसका 12 लाख हो गया और इसका 8 लाख हो गया। तो अब रेशियो कितने का रखना है, हमको 10 लाख का रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 में से एक छोटा सा हिस्सा इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हटा के हम इसमें शामिल कर देंगे जहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख हो। तो अब क्या होगा, यहाँ भी पॉपुलेशन 10 लाख बची और यहाँ पे भी पॉपुलेशन 10 लाख हो गई, तो रेशियो हमारा इक्वल हो गया। तो इस तरीके से कई सारे प्रोसेस हैं इस चीज़ को इक्वल रखने के। बस आपको याद रखना है कि अनुपात हमें कैसे बराबर रखने हैं, हमें रेशियो कैसे इक्वल रखने हैं। 2 रेशियो की हमने बात यहाँ पे कर ली है। और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो रीएडजस्टमेंट की बात होती है, मतलब कि कहा गया कि हर जनगणना के बाद में जो सीटों का आवंटन है उनको, मतलब सीटों को रीएडजस्ट किया जाएगा, मतलब उनको सुधारा जाएगा, घटाया बढ़ाया जाएगा। एडजस्ट करना तो आप समझ ही रहे हैं, इसका मैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा है, इसलिए आप उसको समझ लीजिएगा कि रीएडजस्ट, दोबारा से एडजस्ट किया जाए। तो ये प्रावधान है कि हर जनगणना के बाद में, हर सेंसस के बाद में हम क्या करें, जो सीट्स हैं, ठीक है, उनको हम रीएडजस्ट करें, उनको हम क्या करें, रीएडजस्ट करें। अब इसी रीएडजस्टमेंट जो है ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये है कि जो लोकसभा में सीट्स हैं उनको घटाया बढ़ाया जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है आज से, और केरल की पॉपुलेशन हम कहते हैं कि भाई 4 ही करोड़ है, 3 ही करोड़ है। अब यूपी की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, आज 20 है, कुछ समय पहले 20 थी, अभी इस समय 22-23 करोड़ हो गई है, कुछ टाइम बाद 25-26 करोड़ हो जाएगी। वहीं केरला की उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, केरला की 4 से 4.25 4.5 करोड़ पहुँचेगी। तो ये कहा गया कि जैसे भाई एक समय बीतता है तो हर जनगणना के बाद में हम क्या करें, सीट्स को घटाएं बढ़ाएं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें सीट क्या है, बढ़ानी चाहिए। बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, हमें सीट बढ़ानी चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन इसको घटाना है कि बढ़ाना है, कैसे करना है, इसके लिए एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सीट बढ़नी चाहिए तो भैया हमने बोल दिया ऐसा, तो आप हमारे बिना पे चलो आंदोलन करने लगो कि उन्होंने, सर ने बताया कि जो भैया सीट बढ़नी चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये पावर पार्लियामेंट के पास है, मतलब अगर सीट नहीं बढ़ रही है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये गैर संवैधानिक चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, इसके लिए पावर दी गई पार्लियामेंट को, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, चाहे तो उसको डिले कर सकती है। वही अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे वो डिले करती है, क्या क्या उसको लेके अमेंडमेंट हुए हैं आज तक, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला तो हमने बताया कि जो सीट एलोकेट की गई हैं, जो सीटों का आवंटन किया गया उसको बदल दिया जाए कि आज 80 हैं उत्तर प्रदेश की, कल को जाके 82 हो जाए।
सीट बढ़ा के कभी उसके बाद 84 हो जाए, कभी 85 हो जाए, तो सीटों के आवंटन को घटाया बढ़ाया जाए। और दूसरा एक प्रोसेस ये कहता है कि बिटवीन डिवीज़न ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब जो हर जो प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको लगातार बदला, जो मैंने अभी यहाँ पे उदाहरण के साथ बताया था, एग्जाम्पल दिया था कैसे बदल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं बदलने के। अब चूंकि पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है इस चीज़ को करने के लिए, तो पार्लियामेंट टाइम टाइम पे इसको लेके कुछ एक्ट लाती है, जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन एक्ट। क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन को बोलते हैं परिसीमन। परिसीमन मतलब समझ रहे हैं ना, सीमा को दोबारा से, यानी उसको सीमा को जांचना और घटाना बढ़ाना, सारी चीज़ें परिसीमन कहलाती हैं। ठीक है, तो डीलिमिटेशन एक्ट आया है। कब कब डीलिमिटेशन एक्ट आया है? तो ये आया है 1952, यानी 1952, 1972, 2002, और बीच में एक बार और आया था 1962। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में फैक्ट क्वेश्चन कि डीलिमिटेशन एक्ट कब कब आया है, तो आपका 4 बार आया है, 1952, 1962, 1972, 2002, यहाँ पे आया है। अब हम इसको आगे देखते हैं। चूँकि ये पार्लियामेंट को पावर दी गई थी, तो पार्लियामेंट ने भाई अपनी पावर यूज़ करके ये एक्ट लाए अपने इस पर्पज़ के लिए। आगे देखते हैं, अभी आधी बात ही आपने समझी है इसमें। अब होता है 42nd अमेंडमेंट 1976। यहाँ मैं CAA लिख रहा हूँ, तो भैया वो जो CAA अभी 2 साल पहले बहुत न्यूज़ में था, उसकी बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कहा गया कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में, ठीक है, तो उसको 1971 के सेंसस पे ही फ्रीज कर दिया जाएगा। 1971 के सेंसस पे ही क्या कर दिया जाएगा? फ्रीज कर दिया जाएगा। कब तक के लिए कर दिया जाएगा? 2000। पता है अभी नहीं समझ में आया, मैंने समझाया ही नहीं। अब आइए इधर, क्या होता है अभी देखिए, आपने मेरे मुंह से सुना कि हर जनगणना के बाद में आफ्टर द ईच सेंसस सीट्स शुड बी डिलिमिट या रीएडजस्टेड, यानी कि जो सीटों का आवंटन है या सीटों को क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है हर जनगणना के बाद। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में था, लेकिन चूंकि उसको लेके पावर तो पार्लियामेंट के पास है कि वो करे कि ना करे, तो पार्लियामेंट अपनी पावर यूज़ करती है और लाती है एक अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट में बहुत कुछ हुआ था, आप पढ़ेंगे अभी आगे। तो जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया, जब हमें कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ चेंजेस लाने होते तो हम लाते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम लाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं। तो एक आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, जिसमें ये कहा गया कि जो सीट्स एलोकेट की गई हैं, जैसे यूपी को दी गई हैं 80 सीट्स, ठीक है, किसी स्टेट को दी गई हैं 42 सीट्स, किसी स्टेट को दी गई हैं 19, किसी को 18, तो ऐसे अलग अलग सीट्स अलॉट की गई हैं, ठीक है। तो उन सीट्स को अब हम रीएडजस्ट नहीं करेंगे, कब तक? ईयर 2000 तक। यानी कि जो 71 की सेंसस थी, 76 में आया, उस समय तक कौन सी सेंसस आ रखी थी? उस समय तक तो जाहिर सी बात है 71 की सेंसस आई होगी ना, 81 की या 1991 की या 2001 की सेंसस तो आ नहीं गई होगी भाई। जनगणना 1976 में अगर कोई कानून आता है जिसमें जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो 1976 के कानून में हम किस जनसंख्या की बात करेंगे? जो उससे पहले जनगणना हुई होगी। तो 1976 के पहले जनगणना कौन सी हुई होगी? 1971 की हुई होगी। तो कहा गया कि 2000 तक, सन 2000 तक अब जो है हम हर जनगणना के बाद में जो सीटों का आवंटन है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम बदलेंगे नहीं। और 2000 तक हम किस जनसंख्या या जनगणना के आधार पे हम सीटों का आवंटन बरकरार रखेंगे?
तो वो है 1971 1971 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स का एलोकेशन था वो रहेगा कंटिन्यू कब तक, ईयर 2000 तक रहेगा। फिर इसके बाद 2001 में फिर एक और अमेंडमेंट होता है, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और अमेंडमेंट होता है और उसमें कहा जाता है कि जो अभी हमने ये बताया ना कि 71 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही 2000 तक सीट्स का एलोकेशन रहेगा, उसको अब बढ़ा के कर दिया गया 2026। क्या कर दिया गया, 2026। क्यों कर दिया, मतलब कैसे कर दिया गया और क्या कर दिया गया। कहा गया पहले तो देखिए 1971 की जनगणना हुई, ठीक, उस जनगणना के आधार पे उस साल जब भी जनगणना आई, जब सेंसस आया उसके अनुसार वहाँ पे सीट्स का एलोकेशन कर दिया गया होगा। अब क्या हुआ, उनका कहना था, हमारी जो पार्लियामेंट थी उनका कहना था कि भैया जो आगे जो भी एलोकेशन है वो 2000 तक यही चलता रहेगा, 2000 तक यही चलता रहेगा जो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स का एलोकेशन है। जो 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन है वो 2000 तक जारी रहेगा, हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। फिर 2002 में 84वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, और वो कहता है कि इसको जो फर्दर हमने 2000 तक किया था इसको फर्दर हम 2026 तक कर देंगे, यानी कि अब 2026 तक जो सीटों का आवंटन है 2026 तक जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो किसके बेसिस पे ही रहेगा, वो रहेगा 1971 के बेसिस पे रहेगा। कब, किसके बेसिस पे रहेगा, 1971 की पॉपुलेशन के या सेंसस के बेसिस पे ही वो रहेगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और अमेंडमेंट होता है, वो होता है 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। ये जो आपका होता है इसमें कहा कि प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस। यहाँ पे बात की गई, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक सा अंतर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पे एलोकेटेड सीट्स की बात नहीं की गई है कि भैया किसी स्टेट की सीट्स बढ़ानी, किसी स्टेट की सीट घटानी, इसकी बात नहीं की गई। इसमें उस डिलिमिटेशन की बात की गई है जो हमने अभी आपको बताया था कि जिसमें एक स्टेट का 10 लाख था, एक स्टेट का 12 लाख था, एक स्टेट का 8 लाख थी पॉपुलेशन, और हमको रेशियो इक्वल करना था। तो हमने क्या किया था, 12 लाख वाले को डिलिमिट किया, यानी कि उसको कुछ हटा के उसको हमने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़ दिया और वहाँ की 10 लाख हमने कंप्लीट कर दी। हालांकि ऐसा एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं होता कि 10-10 पूरा ही हो, वो 2-4 लाख ऊपर नीचे चलता है, बट मैं एक जनरली एग्जांपल दे रहा था आपको समझाने के लिए। तो इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन हो, यानी जो सीट हैं, ठीक है, उनमें जो हम उनकी सीमा में जो हम बदलाव करते हैं, जो सीटों की सीमा में बदलाव करते हैं वो हम 2001 की जनगणना के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार करेंगे। तो ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन को हम किस सेंसस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, तो वो है 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस डिलिमिटेशन की वजह से जो सीट्स अलॉट की गई हैं उनमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर किसी स्टेट को 50 सीट्स अलॉट की गई हैं तो उस स्टेट में 50 सीट्स ही रहेंगी। आपको डिलिमिट करना है कॉन्स्टिट्यूंसी को, आपको निर्वाचन क्षेत्र को आपको घटाना बढ़ाना है, उसका क्षेत्र, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को उसका घटा रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव उस पूरे प्रदेश की जो सीट्स अलॉट की गई हैं, जो सीटों का आवंटन लोकसभा में किया गया, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST। तो इलेक्शन है तो भैया रिजर्वेशन की बात तो होगी ही, यानी कि आरक्षण की बात, किसके लिए, SC और ST के लिए। तो देखिए हमारा संविधान बहुत चालाकी करता है, उसने साफ साफ कहा कि भैया हम जो है
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसको लेके हम नहीं चलेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर हम नहीं चलेंगे। लेकिन अगर हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेके नहीं चलते हैं, हम अगर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर नहीं चलते हैं, तो फिर तो भैया रिजर्वेशन की बात ही नहीं होगी लोकसभा में। तो उसके लिए एक अलग प्रोविज़न है। उसका प्रोविज़न ये है कि अगर कोई स्टेट है, जैसे एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी, ए स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसमें 20% जो हैं वो एससी हैं और 15% जो हैं वो एसटी हैं। ठीक है, 20% एससी हैं। अगर कोई एक स्टेट है ए, उसमें 20% एससी हैं यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति हैं, और 50% एसटी हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। तो वहाँ की जो टोटल सीट्स होंगी ना, उसमें 20% सीट्स जो होंगी वो एससी के लिए रिजर्व होंगी, 15% सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व होंगी। कैसे मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें टोटल 100 सीट्स हैं, अगर किसी स्टेट में टोटल 100 सीट हैं लोकसभा की और उस स्टेट में 20% एससी हैं, 15% एसटी हैं, 20% एससी हैं, 15% एसटी हैं, तो क्या होगा कि 20 सीट इसमें जो हैं वो एससी के लिए होंगी, 15 सीट जो है वो एसटी के लिए होंगी, और बाकी की बची जो आपकी 65 सीट्स हैं वो आपकी सभी के लिए ओपन होंगी। ठीक है, यानी 20 सीट्स ऐसी होंगी जहाँ पे केवल कोई एससी बंदा ही, एससी जो व्यक्ति एससी कैटेगरी में आता है वही खड़ा होगा, और 15 सीट जो एसटी को मिली हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ही कोई व्यक्ति वहाँ पे चुनाव में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में, और इन 65 पे कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं है, बट यहाँ पे केवल ये जो कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है केवल वही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब हम देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि इसका इलेक्शन का बेसिक है। देखिए, कुछ चीज़ें हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा इंग्लिश में भी जाननी चाहिए, ऐसा नहीं है, इंग्लिश से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इसके चुनाव का नियम होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब ये कि जो सबसे आगे रहेगा वही रेस में जीतेगा। जब हम पहले पार्ट में पार्लियामेंट के जब हम आपको प्रतिनिधित्व के बारे में बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि प्रतिनिधित्व दो तरीके का होता है। एक होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हमने आपको दो प्रकार बताए थे, लिस्ट सिस्टम यानी कि प्रणाली पद्धति, लिस्ट पद्धति, और दूसरी मैंने आपको बताई थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, बताया था हमने। तो उसमें जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, जिसके दो पार्ट थे, लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो आपका यूज़ होता है राज्यसभा के इलेक्शंस में। लिस्ट सिस्टम हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता। और पहला हमने रिप्रेजेंटेशन का टाइप बताया था आपको, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, यानी कोई एक पर्सन किसी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। समझते हैं? जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पहले पार्ट में, उसको जाके देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो चीज़ें होती हैं वो हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पहले पार्ट में मैंने समझाई हैं, और उससे बेहतर आपको कोई समझा भी नहीं सकता। उसके अलावा जो दूसरा जो प्रतिनिधित्व था, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन था, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें क्या हम बताते हैं कि जहाँ पे कोई किसी एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करे। जैसे आप जब वोट करते हैं, जो आपको लोकसभा का, आपकी अपनी एक लोकसभा की सीट होगी, आप कहीं ना कहीं से बिलोंग करते होंगे। जैसे आप अगर ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो ईस्ट दिल्ली एक अगर अपने में लोकसभा सीट है, तो आपका अपना कोई एक सांसद होगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, एमपी होगा। तो वो लोकसभा में आपके उस
ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपकी उस भौगोलिक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से, सीतापुर जिले से कोई चुन के लोकसभा में जाता है, किसी का इलेक्शन होता है और वो लोकसभा में जाता है, तो लोकसभा में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीतापुर की जो जनसंख्या, जो सीतापुर का भौगोलिक इकाई है, जो सीतापुर का ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग सिस्टम में जो होता है वो होता है इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि आपने जब राज्यसभा का जब पढ़ा तो उसमें क्या था कि वोट ट्रांसफर हो जा रहे थे, जिसने कोटा नहीं पाएगा तब तक वो जीतेगा नहीं। ऐसा नहीं कि जो सबसे ज़्यादा पा गया वो जीत गया, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 लोग खड़े हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। कोई मिनिमम वोट नहीं होता है कि हाँ कि इतने वोट पाने ही है तभी जीतोगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। 5 लोग खड़े हैं, 100 वोट पड़े हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ गए वो जीत गया। यही होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। और इसके बाद हम इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी नहीं करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। आप इनको क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और नोट्स बनाना चाहे तो बना लें, नहीं तो जैसे ही मेरा पार्लियामेंट टॉपिक कंप्लीट होगा मैं नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ही हमारा पार्लियामेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, कल हमने पार्लियामेंट का पहला पार्ट कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों की इसमें हेल्प हो। बाकी मैं आपको ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ में डेली एक लेक्चर देते हुए आपको पॉलिटी में कंप्लीट करा दूंगा। मे बी और लोगों की तरह मैं 15 दिन में नहीं कंप्लीट कराऊंगा, 20 दिन में नहीं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे 1.5 महीना लग जाए, मुझे 50 से 60 लेक्चर लग जाएँ इसको कंप्लीट करने में, 70 लेक्चर्स लग जाएँ। बट ये है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊँगा उससे आपको लाइफ में कभी भी दोबारा आपको पॉलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ा समय दीजिए, आराम से चलिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हम अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम आगे पढ़ेंगे जो आपके हाउस हैं उनका ड्यूरेशन और बाकी और भी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।